Student, myself Anita. Welcome to GNR College from Blanchard. मैं आपको एजुकेशन का पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने 2 क्लास पहले डिस्कस कर चुकी हैं। तो पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्राचीन शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वर्तमान में जो शिक्षा का परिप्रेक्ष्य है वो क्या है और वर्तमान में शिक्षा का जो विशेषताएं थी वो क्या रही। अब इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम नई क्लास में स्टार्ट करते हैं शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो इसी फ्लो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है भौगोलिक घटक, यानी कि अगर हम देखें तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है किसी भी देश की, किसी भी राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वो हमारी शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में एक अहम भूमिका निभाती है। यही रीज़न है कि आप अगर पहाड़ों वाले इलाकों में देखोगे और प्लेन्स वाले इलाकों में देखोगे तो वहाँ का जो वर्किंग टाइम होता है वो अलग अलग पाया जाता है। दूसरा है हमारा आर्थिक घटक, यानी कि इकोनॉमी फैक्टर्स। अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है वो आर्थिक घटक से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो जहाँ जिस देश, परिस्थिति, समाज जैसी आर्थिक स्थिति होती है उसी के आधार पर हमारी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक घटक। जैसी जैसी हमारी संस्कृति रही है, समाज की परंपराएं रही हैं, उसी हिसाब से हमारी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो भी बदलते जाते हैं। यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक घटक है वो लगातार हमारी शिक्षा को प्रभावित करता रहा है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है दार्शनिक घटक। दार्शनिक यानी कि दृष्टिकोण। आपने पहले भी हमने पढ़ा था कि सुकरात आए या रूसो आए तो उन्होंने अपने अपने विचारों से इस समाज को जैसे देखा उसी प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। तो कहीं ना कहीं जो दार्शनिक घटक हैं वो हमारी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक घटक। सामाजिक यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वो अपना विकास कर सकता है। तो समाज में जो चीज़ें लगातार परिवर्तित होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा को इफेक्ट करती हैं। जैसे अब समाज में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी से लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं शिक्षा, कहीं ना कहीं सामाजिक जो घटक हैं, फैक्टर हैं, रिक्वायरमेंट हैं, वो हमारी शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है भाषाई घटक, यानी कि हमारी जो मातृभाषा होती है कहीं ना कहीं उसमें हमारी जो एजुकेशन होती है वो अधिक वर्क करती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी अगर हम देखें तो लगातार हमारी जो शिक्षा ग्रहण करने की जो एक क्वालिटी होती है वो हमारी मातृभाषा में सबसे ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं जो भाषा है वो हमारी शिक्षा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक घटक। वैज्ञानिक घटक से तात्पर्य है यानी कि हमारी जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें जिन देशों का जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक रहा है, उन देशों ने हमारे, अगर हम अपने देश की कंपेयर करें किसी भी देश से, तो कहीं ना कहीं उनका जो विकास है वो हमसे कहीं ना कहीं अधिक हुआ है और हम कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपराओं के कारण पिछड़े हुए हैं। तो वैज्ञानिक घटक भी कहीं ना कहीं शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक घटक। ऐतिहासिक यानी कि हमारी जो पृष्ठभूमि रही है, हिस्टोरिकल हमारे जो चीज़ें रही हैं वो भी हमारी शिक्षा को प्रभावित करती हैं। जैसे आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ आज भी सैन्य शिक्षा कंपलसरी है। कहीं ना कहीं उनका इतिहास ऐसा रहा होगा कि भाई ये चीज़ शिक्षा में होनी चाहिए। इसी प्रकार हमारी जो शिक्षा है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जो एलिमेंट है, फैक्टर्स है, वो हमारी शिक्षा को निर्धारित करता है। धार्मिक घटक, ये हम सबको पता ही है कि कहीं ना कहीं धार्मिक, आध्यात्मिक, ये सब चीज़ें हमारी शिक्षा को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट नैतिक घटक, यानी कि जो नैतिक घटक हैं वो भी हमारी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसके जीवन जीने के जो मूल्य हैं वो भी अलग अलग हैं और पर्टिकुलर जीवन जीने के जब मूल्य अलग हैं हमारी शिक्षा के उद्देश्य भी कहीं ना कहीं नैतिक घटकों को प्रभावित करते हैं। इसी में अगर हम आगे देखें कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं कि भाई शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या किया जाना चाहिए और कैसे कैसे होनी चाहिए, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शिक्षा की जो विशेषताएं हैं, अर्थ हैं, वो भी विभिन्न परिप्रेक्ष्य में हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य भी विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहली ही डेफिनेशन है सुकरात की कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सत्य की जानकारी कराकर उसे व्यवहार को करना सिखाना है। यानी कि पहले उसे सत्य की जानकारी कराई जाए और उसके बाद उस व्यवहार को वो अपने जीवन में उतारे। दूसरा है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि प्लेटो मानते हैं कि अगर हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को पूर्ण रूप से डेवलप कर सकें तो ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
रूसो, क्योंकि आपको पता ही है रूसो प्रकृतिवादी थे और वो प्रकृति में रहना पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने डेफिनेशन में भी कहा है कि व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि प्रकृति के साथ अगर वो एडजस्टमेंट कर लेता है, यानी कि एडजस्ट कर लेता है, तो ये हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनका निर्माण किन किन आधारों पर किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों में अगर हम देखें तो सबसे पहले सामाजिक परंपराएं, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, दार्शनिक मान्यताएं, समाज की आर्थिक स्थिति, देश की राजनीतिक स्थिति, क्योंकि राजनीति का भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पर लगातार प्रभाव पड़ता है, हमारे देश की औद्योगिक स्थिति या वैज्ञानिक प्रगति, जो देश जितनी वैज्ञानिक अधिक प्रगति कर लेगा उस देश की आर्थिक प्रगति और एजुकेशनल डेवलपमेंट दोनों ही अधिक ग्रो करेंगे। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। जैसे जैसे समाज में चीज़ें बदलती जाती हैं वैसे वैसे हमारी शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्तमान लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि इस समय अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक देश है भारत, आपको पता ही है। तो यहाँ अगर उद्देश्य देखें तो पहला उद्देश्य है समान अवसर प्रदान करना तथा व्यक्तिगत भिन्नता का आदर करना, यानी कि पर्टिकुलर प्रत्येक बालक को एक समान अवसर प्रदान किया जाए कि वो शिक्षा ले सके, और व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न है तो उसकी उस व्यक्तिगत भिन्नता को कहीं ना कहीं हम क्या करें, सम्मान दें, आदर दें। दूसरा है सार्वभौमिक तथा अनिवार्य शिक्षा, यानी कि शिक्षा पर पर्टिकुलर किसी वर्ग विशेष जाति का अधिकार न होकर सार्वभौमिक है और अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति इसे ग्रहण कर सकता है। तीसरा है निःशुल्क शिक्षा, आपको पता ही है लगातार हमारी सरकार, भारत सरकार इस पर काम कर रही है और हमारी 1 to 8 हमारी जो शिक्षा है वो निःशुल्क भी कर दी गई है। तो ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य रहा है कि ताकि हमारा जो एक प्राइमरी एजुकेशन या अपर प्राइमरी एजुकेशन है वो निःशुल्क हो, तो हो सकता है कि हम एक जो निरक्षरता है उससे मुक्त हो जाएं। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, जो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये 1988 में आया था और उसमें ये बताया गया था कि जो एक ऐसा तबका है या एक ऐसी भीड़ है जो प्राइमरी एजुकेशन नहीं ले पाई है तो उनके लिए भी पर्टिकुलर व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षण विधियां, यानी कि हमारी जो लोकतांत्रिक शिक्षा है उसमें क्या है, बाल केंद्रित होनी चाहिए और ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें बालक को केंद्र मानकर सिखाया जाए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। जितना बच्चा खुद करके सीखेगा उतना बच्चे की जो लर्निंग है वो हमेशा परमानेंट होगी। साथ में व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व, यानी कि पर्टिकुलर व्यक्ति बालक अलग अलग होता है, हम पहले भी मान चुके हैं ये वाली बात, तो उसकी व्यक्तिगत का अध्ययन किया जाए, उसको इम्पोर्टेंस दी जाए तो बच्चे को सीखने में और ज़्यादा अधिक मदद मिलती है। सामाजिक क्रियाएं, बच्चे को कहीं ना कहीं सामाजिक क्रियाओं से अटैच करना चाहिए, इसीलिए आपने देखा होगा स्कूलों में NSS के कोर्स होते हैं, NCC के कोर्स होते हैं, ताकि वो समाज से अटैच भी हो सके और समाज को कुछ जागरूकता बता सके। साथ में छात्र परिषद, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर छात्र टीचर से या प्रिंसिपल से डायरेक्ट जाके बात करें, तो छात्र परिषद भी निर्धारित किए गए हैं कि छात्रों की एक कमेटी हो, उसका एक मुखिया हो, तो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं का समाधान हम उसके द्वारा भी कर सकते हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व का सम्मान, यानी कि जैसे अभी हम बालकों के ही व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, अब इसमें है शिक्षक के व्यक्तित्व का सम्मान, यानी कि शिक्षक के व्यक्तित्व का भी सम्मान हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल प्रशासन। स्कूल प्रशासन यानी कि स्कूल प्रशासन भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में। बुद्धि परीक्षण, आपको पता ही है, बुद्धि परीक्षण कह लीजिए या एवेल्यूशन, हमने जो अब तक अचीव किया है अपनी एजुकेशन प्राप्त करके उसका एवेल्यूशन हमारा हर साल होता है। साथ में बालक का जो शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ में इसी में आगे आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, और कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।